ओके गाइज, आज हम वही लूप के आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने फोर लूप में सिंगल, ठीक है, सिंगल फोर लूप पढ़ा है, नेस्टेड फोर लूप पढ़ लिया है, पैटर्न फोर लूप से बनाना सीख लिया है, पैटर्न बनाना नेस्टेड फोर लूप से सीखा है, रेंज फंक्शन के बारे में सीखा है। इसके अलावा हमने एक और बात सीखी थी कि इटरेबल क्या होता है। रेंज इसी कॉन्टेक्स्ट में आता था। इटरेबल के बारे में हमने सीखा है। फिर हमने ब्रेक कीवर्ड के बारे में सीखा है, कंटिन्यू और पास के बारे में सीखा है, जो फोर लूप में सीखा है। छूटा क्या है फोर लूप में, उसको देखते हैं जो आज कवर करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन जो पॉपुलरली जाने जाते हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है। ये सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा आप सेट कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं, आप फ्रोजन सेट कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं, आप टपल कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अलावा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आज हम सीखेंगे इतना। बाकी हमने ऑलरेडी सीख रखा है वाइल लूप के कॉन्टेक्स्ट में, सिंगल वाइल लूप चलाना, नेस्टेड वाइल लूप चलाना, पैटर्न यूजिंग सिंगल वाइल लूप चलाना, पैटर्न यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप चलाना, ब्रेक, कंटिन्यू, पास इसमें भी होता है, ठीक है। इतना चीज हमने सीखा है। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है। वाइल लूप डज नॉट सपोर्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। वाइल लूप कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं, हम मजबूर हैं, ठीक है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन इतना है, इसको आज हम सीखेंगे। तो हम इसको ऐसे ही नोट्स की तरह छोड़ दे रहे हैं, जिससे ये शीट में जब अपलोड करूँ आप लोग को मिले, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको शीट हमेशा अपडेटेड मिलेगी, जो क्लासेस हो जाएगी। हाँ? इसके वीडियोस, इसकी फाइल मिल जाएगी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा वहीं जहाँ पे वीडियो चल रही होंगी, ठीक है। तो उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कैसे डाउनलोड होता है, उस पर एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। सेव हो जाता है वो आपको बता देंगे अभी क्लास के बाद, ठीक। डोंट वरी। चलिए आगे देखते हैं, अभी क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि सेव कैसे होगा, ठीक है, वीडियोस। बट हम आप लोगों को ये सारा जो कोड हम लिख रहे हैं एक ही शीट पे लिख रहे हैं, तो सब कुछ इसके अंदर है। मैंने हेडिंग बना बना कर रख रखा था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप वगैरह लिख रखा है ना। और इटरेबल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो इटरेबल के बारे में हम सीख रहे थे, इटरेबल के बारे में भी लिख रखा था। तो यही शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, अपने गिटहब पे डाल दूंगा और उस गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग को सारी वीडियोस और उससे रिलेटेड ये लिंक मिल जाएगा, ये सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाए, पीडीएफ फॉर्म में कह रहा हूँ, फाइल सिस्टम में मिल जाएगी आपको, जिप फाइल में, ठीक है। क्या करना है हमें, तो हमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका छूटा हुआ है, जिसको हम ब्रेक कंटिन्यू पास कह रहे, सॉरी कॉम्प्रीहेंशन कह रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन के बारे में हम देखेंगे, ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर इतने तरह के हम कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। पॉपुलर जो है इंडस्ट्री में वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, बट उसके अलावा हम सेट कॉम्प्रीहेंशन, फ्रोजन सेट कॉम्प्रीहेंशन और टपल कॉम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन ये सब कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान देंगे, जब आप टपल कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तो ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो अभी जनरेटर के बारे में मैंने बताया नहीं है, इसलिए जनरेटर की बात हम नहीं करेंगे। जनरेटर ऑब्जेक्ट हम आपको आगे चल के समझाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा समझ लो कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू को निकालने के लिए वी यूज नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसका यूज करते हैं, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को लिखते हैं, वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये अभी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं, ठीक है। आप ये समझिए कि एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर
हम उस टपल के वेरिएबल को लिखते हैं तो एक एक वैल्यू उसकी दिखाई देती है। हम करके दिखाएंगे इसको, अभी हम लिखने के लिए समझा रहे हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, फंक्शन ही मैजिक मेथड है, जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। इसकी मदद से भी हम देख सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो ये दोनों की मदद से हम देख सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन एक यहाँ पे हेडिंग ही बना देता हूँ मैं, जिससे थोड़ा अच्छा दिखे ये, है ना। और इनको मैं मार्कर की तरह सेट कर देता हूँ। आप लोगों को पढ़ने में भी ठीक ठीक ये दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन को बनाने से पहले इस बात को बताने में इंटरेस्टेड हूँ कि हम कॉम्प्रिहेंशन को यूज क्यों करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनल तरीका देखना पड़ेगा लूप बनाने का, और कॉम्प्रिहेंशन को देखना पड़ेगा। तो हम दोनों को देख के कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर ही लेंगे कि क्या डिफरेंस था दोनों में, है ना। चलिए एक बार एक लिस्ट हम बना सॉरी हम एक फोर लूप बनाते हैं जो सिंपल सा होगा। तो फोर आई इन रेंज हमने ऐसा पहले भी लिख रखा है। इसमें मान लो कि 10 तक हम इसको चलाना चाह रहे हैं, और जब हम प्रिंट करेंगे आई को तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में। तो रेंज जो है, अगर हम 10 लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। हम चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे। बाय डिफॉल्ट इसमें स्टेपिंग जो होती है 1 की होती है, हम चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे। लेकिन आप इस वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते, इसको तो लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा। अगर जब आप इसको रन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो आई की वैल्यू एक बार 0 आएगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 अप टू 9 तक आएगा। 10 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेंज का 10 इंक्लूसिव नहीं होता। मतलब रेंज में जो लास्ट वैल्यू होती है जहां तक पहुंचना है, जो कि इसमें 10 है, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। हाँ, इस बात को क्लियर रखेंगे, मतलब रेंज का जो लास्ट वैल्यू होगा मिड वैल्यू, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सक्लूड है। जब रन करेंगे तो आपको 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू मिलेगी। अब सर लाइन क्यों चेंज हो रहा है, तो मैंने इसको कितनी बार बताया है कि इसके अंदर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रिंट फंक्शन के अंदर, बाय डिफॉल्ट शिफ्ट और टैब को कर्सर इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे रखा कर्सर इसके अंदर डाल दिया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करने कर रहा है जब तक, तो उसी दौरान मैं शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा तो मुझे इसके डॉक्यूमेंटेशन दिखाई देंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है प्रिंट, और प्रिंट के बाद लगा है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस यहां से लेके यहां तक लगा, और इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी गई हैं। ये दिया गया है आर्ग्यूमेंट। करता है उसमें कंट्रोल टैब और स्पेस बार साथ काम करता है। हाँ, कंट्रोल टैब स्पेस बार। चलो इसको देखते हैं, है ना। सिग्नेचर मतलब प्रिंट, प्रिंट कैसे लिखा जाता है, तो प्रिंट का सिग्नेचर ये है, प्रिंट है, प्रिंट पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ARGS है, इसका मतलब है कि आप जितने भी इसके अंदर प्रिंट के अंदर वैल्यू डालते हैं, जैसे 1 2 3 या आई हेलो वर्ल्ड, आई को मैं हेलो वर्ल्ड डाला था ना थोड़ी देर पहले, तो ये आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं इसके अंदर, इसीलिए ये जो है इन्हीं सबों को डिनोट कर रहा है, आई को डिनोट कर रहा है। अच्छा, सेपरेटर बाय डिफॉल्ट अगर कॉमा लगेगा, दो वैल्यूज लिखी जाएंगी प्रिंट फंक्शन के अंदर और कॉमा उनके बीच में होगा जो उनको अलग कर रही होंगी, तो उसको सेपरेटर किससे रिमूव कर देता है आउटपुट में, स्पेस से। उसी स्पेस को यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस की रखी गई है। फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के अंदर बैकस्लैश एन रखा गया, मतलब जब सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे एक प्रिंट फंक्शन के अंदर के, तो लास्ट में लाइन चेंज किया जाएगा। ये आज से नहीं बल्कि सी से ही चला आ रहा है, लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन। ठीक है, तो उसको पाइथन वालों ने एंड ऑपरेटर के अंदर डाल दिया है, और उसको लेकर प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया बाय डिफॉल्ट पे। ठीक है, अच्छा। तो जब हम रन कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर की मदद से लाइन चेंज हो रहा है, मतलब एक बार जब हमारा लूप चला होगा, फोर आई की वैल्यू रेंज से पिक करी गई और वो 1 था, सॉरी 0 था, तो 0 के लिए 0 प्रिंट हुआ, और जब प्रिंट हो गया तो काम खत्म हो गया इसका। फिर इसको दूसरी बार चलना था। ठीक है, जब दूसरी बार चलना था तो इसने 0 को प्रिंट किया, लाइन को चेंज किया और नीचे आ गया कर्सर। जब हमने आई की वैल्यू को
दूसरा वैल्यू मतलब 0 के जस्ट बाद 1 की वैल्यू को पिक किया तो 1 को प्रिंट किया, इसकी मदद से फिर लाइन चेंज किया तो इंटरप्रेटर नीचे आ गया। फिर उसके बाद ये वापस गया आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, आई की वैल्यू को इस बार 2 अपडेट करके ले आया, 2 आई पे आया, आई को प्रिंट किया यानी कि 2 को प्रिंट किया और फिर लाइन चेंज किया गया। तो ऐसे करते करते ये 9 तक पहुंचा। क्लियर है? इसको एक बार हम डिबगर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि डिबगर की जरूरत है बार बार आपको दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी ये आखिरी बार हम दिखा रहे हैं डिबगर पे फॉर लूप को। ठीक है, बाकी हम आगे जो कोड करेंगे उसको अब देखेंगे। ये हमारा कोड था, 2 लाइन का कोड है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिबग स्टार्ट होगा। उससे पहले हमें मार्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैंने ऑलरेडी मार्कर लगा के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे से एक पॉपअप जनरेट होगा जिसमें हमारा, अच्छा एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे फाइल कौन सी पिक्ड है, मेन। मेन फाइल तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही, देखो आ गई मेन फाइल। इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो इधर तुम्हें मेन दिखेगा, कृष्णा दिखेगा और फर्स्ट डॉट पी वाई दिखेगा। हमने कोड जो लिखा था फर्स्ट डॉट पी वाई पे लिख रखा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन पिक्ड है, हमें क्या पिक्ड करवाना है, फर्स्ट डॉट पी वाई। तो इस पे एक ड्रॉप डाउन है यहाँ पे, उस पे क्लिक करोगे, उसके बाद करेंट फाइल को क्लिक करोगे तो ये फाइल पिक हो जाएगी। ये फाइल जब पिक होगी आप इसको बंद करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप फिर से डिबगर पे इसको बंद कर लेना, इससे बंद होगा कोड, जो पहले वाला चल रहा था फाइल वो बंद हो जाएगा। फिर से डिबग पे क्लिक करो, अब यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है, कंसोल पे क्लिक करेंगे आउटपुट को देखने के लिए, इस ट्रिपल एरो के जस्ट ऊपर आउटपुट आता है। तो अभी हमारा आई की वैल्यू जो पिक होगा इस रेंज से वो 0 होगा, हुआ पिक। अब इस 0 को इसकी मदद से, प्रिंट की मदद से प्रिंट कराया जाएगा और 0 यहाँ पे हमें प्रिंट होता नजर आएगा। और ये ट्रिपल एरो है, ये एक लाइन नीचे चली जाएगी। अच्छी, चला गया ये नीचे 0 को प्रिंट करके। अब उसके बाद फिर से स्टेप ओवर करेंगे तो आई की वैल्यू अपडेट होने के लिए फिर से आया है इस लाइन पे इंटरप्रेटर। तो हम आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे और आई की वैल्यू अब 1 आ जाएगा। ऐसा कब तक चलते रहेगा, तो सर 9 तक चलते रहेगा क्योंकि 10 एक्सक्लूसिव होता है। तो अब 1 हेलो वर्ल्ड, फिर से ये नीचे एक स्टेप चला जाएगा। तो ऐसा कब तक होगा सर, तो 9 तक होते जाएगा। हमें उसका इफेक्ट नीचे देखने को मिल रहा है, मैं बार बार स्टेप ओवर कर रहा हूँ तो। और जैसे ही 9 आता है हमारा कोड बंद हो जाता है, 9 के लिए चलते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे एंड लिख दोगे, ठीक है, और एंड की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन है, उस बैक स्लैश एन को अगर रहने दोगे तो अभी भी सेम आउटपुट आएगा जैसा पहले आ रहा था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट थी। अगर आप नहीं चाहते हो कि लाइन चेंज हो, चाहते हो स्पेस है लाइन चेंज के जगह पे, तो सारी की सारी वैल्यू एक लाइन में आएगी, लेकिन उनके बीच में एक एक स्पेस होगा, देखिए। ठीक है, तो उस एंड ऑपरेटर की वैल्यू को हमने मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी वो बैक स्लैश एन थी, अब क्या हमने कर दी उसकी वैल्यू स्पेस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। हम ये काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमें कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सीखना था, ये हमारा मोटिव है। तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, है ना। हम ये बता रहे थे आपको कि प्रॉब्लम क्या थी, अभी प्रॉब्लम भी नहीं नजर में आई हमारे। ठीक है, अब नजर में आएगी प्रॉब्लम। अभी तक तो हमने सिर्फ लूप बनाना सीखा था, जो हम भूल चुके थे उसको हमने फिर से रिकॉल करवाया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से पहले क्या होता था उसको समझते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, है ना, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है। इस 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट के अंदर ले जाके रख दूं। तो अगर आप लोग को याद होगा तो इनिशियली मैंने आप लोगों को सारे डेटा टाइप, जो 10 डेटा टाइप पाइथन के थे वो बताए थे, जो पाइथन में है। ठीक है, उस 10 डेटा टाइप में मैंने कंस्ट्रक्टर और लिटरल की बात करी है। तब आप कहते थे कि सर एम्प्टी हम डेटा टाइप क्यों बनाएंगे, और मैं कहता था कि अभी के लिए सीख लो, सही वक्त आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, आज सही वक्त आ गया है उसका, कि हम कंस्ट्रक्टर और लिटरल के बारे में बात कर सके। ठीक है, हमें एम्प्टी डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी आज। क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इन वैल्यूज को रखना है एक एक करके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे रखेंगे। तो सर इनको 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को मुझे एक लिस्ट के अंदर रखना है, कैसे रखूंगा मैं।
तो मैं बोलूंगा कि आपको सिंपल यहां पे एक वेरिएबल मानना है, और ऐसे ही तो आप लिस्ट बनाते थे, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखा करते थे लिटरल की मदद से, जब आप लोग एम्प्टी लिस्ट बनाते थे तब। नहीं तो कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाते थे तो क्या लिखते थे, लिस्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, इतना आप लोग करते थे। आपकी जिससे इच्छा उससे आप बना लो। मैं कहता हूं कि आप लिटरल से ही बनाओ। ठीक है, बाकी आप लिस्ट पैरेंथेसिस का यूज करके भी एम्प्टी डेटा टाइप बनाओगे लिस्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या है सर, मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर जो अभी खाली है उसके अंदर एक एक वैल्यू जो आई की आ रही है 0 1 2 अप टू 9, वो एक एक वैल्यू ले जाकर रख दी जाए। तो सर कैसे आप कहना चाह रहे हो, तो मैं कहना चाह रहा हूं सर एक लिस्ट है हमारे पास खाली, मान लो ये लिस्ट है खाली हमारे पास जिसका नाम ए है। ठीक है, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने एलिमेंट रख दिए जाए। जब इतने एलिमेंट सर रख दिए जाएंगे तो हमारा लूप बंद हो जाए, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को किसके अंदर रख दिया है, एक लिस्ट के अंदर जो पहले खाली हुआ करती थी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो सर आप लोगों ने एक और बात पैरेलली मुझसे कही थी कि सर हम इतने सारे मेथड्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इन मेथड्स का क्या यूज है, लिस्ट के मेथड का क्या यूज है। हम एक खाली लिस्ट बनाते थे आप लोगों के सामने, है ना, बी नाम का, और फिर मैं उसको चलाता था और बी के ऊपर डॉट लगा के टैब प्रेस करता था तो इतने सारे मेथड थे। आप पूछते थे इनका यूज कहाँ है सर, मैं कहता था ये सब हम अलग अलग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कोड में आगे पढ़ेंगे इन सब का कलेक्टिव यूज देखेंगे, एक साथ उपयोग देखेंगे। तो एक साथ उपयोग क्या है सर, तो अपेंड में मैं मान लो कि एक खाली लिस्ट जो कि बी है उसके अंदर मैं 1 को अपेंड करना चाहता हूं, मैं कर पाता था। और हमारा लिस्ट म्यूटेबल होता है तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता था, और बी के अंदर जो कि खाली थी पहले अब 1 आता था। क्लियर था, ये हमने सीख रखा था। इसको हम बार बार मैनुअली करते थे तो आप कहते थे सर हम इसको कर क्यों रहे हैं, जब ऐसा कर रहे तो इससे अच्छा ना कि मना लेते, ऐसा आप कहते थे कि जब आप बी लिख रहे थे तभी आप 1 लिख लेते इसके अंदर। मैंने बोला नहीं, इसका यूज था, कहाँ था, यहाँ वही यूज होगा। ये जो आपने यूज किया है ए डॉट अपेंड, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। किसके अंदर अपेंड करना है, ए के अंदर, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो हम यहाँ पे ए कर लेंगे। अब ए पे भी तो सर अपेंड होता है, ए तो हमारा खाली लिस्ट है ना, अपेंड होगा। अपेंड किसको करोगे सर, 1 को थोड़ी ना करोगे, आई को करोगे, जो 0 1 2 आई ही तो प्रिंट कर रहा था, तो उस आई को इस अपेंड के अंदर लिखोगे। अब जब इस अपेंड के अंदर लिखोगे तो क्या होगा, हमने बोला कुछ तो नजर नहीं आया कि कुछ हुआ, मैंने बोला कि हुआ है कुछ, आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट आपको ए करके दिखाऊंगा, ए जो आपको खाली दिख रहा है उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आई हुई है कॉमा से लग के। ठीक है, ये हमने उस डेटा टाइप को यूज करके देखा जो हमने लिस्ट में पढ़ रखा था। लिस्ट में हमने अपेंड मेथड से ये काम किया है, और अपेंड किया है तो एक एक वैल्यू उसके अंदर आई है, जितना वो प्रिंट करता था लाइन बाय लाइन उसको हमने अपेंड करवा दिया, यानी कि डाल दिया है खाली लिस्ट के अंदर। और उस खाली लिस्ट को प्रिंट करा रहे थे, यानी कि ये को प्रिंट करा रहे थे, तो अब वो भरी हुई आ रही है। क्लियर है, यू समझ में आ गया उस समय का जो क्वेश्चन था अब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सर बात होगी कॉम्प्रीहेंशन की, यही काम है कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन सर ये कॉम्प्रीहेंशन से नहीं हुआ है, आपने सारी वैल्यूज तो डाली है लिस्ट के अंदर, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन से नहीं हुआ है, ये तो नॉर्मल लूप से किया है आपने, फोर लूप से। कॉम्प्रीहेंशन का डेफिनेशन क्या है, समझते हैं क्या है कॉम्प्रीहेंशन का। देखो जैसे मैंने कॉन्कैटिनेशन बताया था ना आप लोगों को, कॉन्कैटिनेशन का जो यूज था वो ये था कि अगर आप किसी डेटा टाइप के अंदर, जैसे लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा लिस्ट है, मतलब ऐसी कुछ है, एक ये लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट है,
और एक और लिस्ट है, ऐसी लिस्ट है। इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल लिखोगे तो क्या होगा सर? एक नई लिस्ट बनेगी, उसके अंदर सारी वैल्यू एज इट इज रख के आ जाएंगी, ये होगी। तो जब ये हो रहा है सर, इसी को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। मतलब एक ऑपरेटर प्लस के दोनों तरफ हमें एक ही तरह के डेटा टाइप चाहिए, और वो डेटा टाइप चाहिए जो कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट करता हो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट करता है। ये कॉम्प्रिहेंशन का डेफिनेशन था कि प्लस ऑपरेटर के दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होने चाहिए, और वो डेटा टाइप अगर एक साथ रख के आ जाती हैं उसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, है ना। देखो पहले वाले एलिमेंट 1 2 3 थे, 1 2 3 पहले आए हैं। उसके बाद वाले एलिमेंट क्या थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आ रहा है ना। तो इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते थे। ये डेफिनेशन थी कॉम्प्रिहेंशन की। अब बात करेंगे, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन का, कॉन्कैटिनेशन की। कॉम्प्रिहेंशन की अब बात करते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, बताऊंगा। कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट में। पूछना नहीं पड़ता ना, फिर नहीं पूछना पड़ेगा, बता दो। थोड़ा सा वेट करो। अब क्या है कि यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेशन था, और कॉन्कैटिनेशन का हमने डेफिनेशन क्या दिया है? एक ऑपरेटर जो कि प्लस है, प्लस ही होगा, इसके दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होने चाहिए, और वो दोनों एज इट इज आउटपुट में आ जाएं, तो उसी को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन भी कुछ ऐसा ही है। कॉम्प्रिहेंशन कहता है कि अगर आप एक डेटा टाइप के अंदर एक लूप को चला देते हो, और वो लूप सिर्फ फॉर लूप होना चाहिए। अगर एक डेटा टाइप के अंदर एक लूप को चला देते हो, और वो लूप एक फॉर लूप है, और सारे एलिमेंट उसके अंदर रखे हुए आते हैं, तो वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। अब जिस भी डेटा टाइप के अंदर चला रहे हो, जैसे लिस्ट के अंदर चला रहे हो तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी के अंदर चला रहे हो तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, सेट के अंदर चला रहे हो तो सेट कॉम्प्रिहेंशन, फ्रोजन सेट के अंदर चला रहे हो तो फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन, टपल के अंदर चला रहे हो तो टपल कॉम्प्रिहेंशन, ये कहलाता है। एक चीज इन सब में कॉमन है, इन सभी डेटा टाइप में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये सभी डेटा टाइप मल्टीपल एलिमेंट को कंटेन करते हैं। मल्टीपल एलिमेंट या आइटम। आइटम मैं डिक्शनरी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट नहीं होता, आइटम होता है। ठीक है, अगर आपको डेटा टाइप नहीं याद है तो पढ़ने की जरूरत, बिना उसके पढ़े नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पुरानी बातें बार बार उठ के आएंगी वो। ठीक है, ओके। तो सर मैंने जो अभी बताया उसी को फिर से समझते हैं। आपने सर अभी बोला कि एक डेटा टाइप के अंदर, तो मान लेते हैं एक डेटा टाइप वो लिस्ट है जो खाली है। आपने ये बात बोली थी, एक डेटा टाइप के अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट या आइटम को कंटेन करता हो, तो लिस्ट एलिमेंट को कंटेन करता है। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे सर एलिमेंट और आइटम क्या होता है ना। तो आप लोग भूल चुके हो इसलिए पूछ रहे हो। डिक्शनरी के अंदर अगर मैंने 1 ABC कुछ नाम रखा हुआ है, और 3 PQR कुछ नाम रखा हुआ है, तो ये एक आइटम है, ये दो आइटम। ये दो अलग अलग डेटा टाइप से या सिमिलर डेटा टाइप से मिलके बने हो सकते हैं, और इनके बीच में ये कॉलन है, ये आइटम कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आइटम कहेंगे। दिस इज आइटम। ठीक है, इसके अंदर कितने आइटम है? दो आइटम है। अब आइटम जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉम्बिनेशन होता है दो वैल्यूज का। एक होता है की, जो कॉलन के पहले होता है वो होता है की। ठीक है, और जो कॉलन के बाद होता है वो होता है वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे कॉलन के पहले है तो ये क्या कहलाएगा? की। और कॉलन के बाद वाला वैल्यू। क्लियर है? तो ये आइटम है।
इसके अंदर कितने आइटम है? 2 आइटम है। ये डिक्शनरी है, ये करली ब्रैकेट डिक्शनरी है और इसके अंदर 2 आइटम। ठीक है, उसी तरह से अब लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट में कभी भी तुम्हें ऐसा कॉलम देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर वैल्यूज होंगी। वो ऐसी कुछ हो रही है। ये है एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। इसमें कॉलम था जो हमेशा आता था, यहाँ पे कॉलम जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये है एलिमेंट और ये है आइटम। ठीक है, इसीलिए मैंने आइटम भी बोला। ठीक है, तो एक ऐसा डेटा टाइप जो मल्टीपल एलिमेंट यानी कि इनको, या मल्टीपल आइटम यानी कि इन जैसे डेटा को स्टोर कर रहा है, और उसके अंदर अगर फॉर लूप चल जाता है तो वही कहलाता है कॉम्प्रीहेंशन। अब वो जो डेटा टाइप है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप ले रखा है लिस्ट, इसके अंदर मैं अगर एक फॉर लूप चला दूंगा तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहलाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी चीज को। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर ये एक लिस्ट है, ठीक है, जो कहीं दूर रखा हुआ है ना, इसके अंदर एक वैल्यू डालनी है जो एक फॉर लूप कहीं दूर चला रहा है बैठ के, तो वहां से अगर इस आई इन रेंज कर लो, ठीक है, और इसमें 10 था जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर मैं इसके अंदर आई की वैल्यू बार बार जो बदल बदल के आएगी 0 1 2 3, इन वैल्यूज को ले जाके इसके अंदर डालना है, तो हमें मेथड्स तो चाहिए होंगे ना, और वो भी किसके? इसके मेथड चाहिए होंगे। तो हम वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, ए डॉट अपेंड। अपेंड यही तो काम करता है, ऐड करने का एक एक वैल्यूज। तो ये अपेंड मेथड क्या कर रहा था? इसके अंदर ले जाके वैल्यूज को डाल रहा था, ये वाली वैल्यूज। अब थोड़ा सोचो, लूप जो है इसी लिस्ट के अंदर चल रहा है और आई भी इसी के अंदर है, लूप भी इसी के अंदर है, तो मुझे कभी अपेंड मेथड लगाने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर बैठ के? सारी वैल्यू तो इसी में प्रिंट होंगी ना, तो इसके अंदर मेथड लगाने की जरूरत पड़ेगी मुझे? भाई, तुम लिस्ट के अंदर बैठ के लूप चलाओगे तो तुम्हें मेथड की जरूरत पड़ेगी उस लिस्ट में कुछ डालने के लिए? उसी के अंदर है तो कैसे पड़ेगी? आप समझे थोड़ा, मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूं इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक लूप की मदद से, तो जो भी प्रिंट होकर वैल्यू आएगी इसी के अंदर तो आएगी, तो किसी मेथड की जरूरत पड़ेगी क्या? किसी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो एक लिस्ट के अंदर ही आ रही होंगी। समझ में आ रही है? जब कहीं दूर पे हमारा डेटा टाइप रखा होता है और किसी और की मदद से वैल्यू जनरेट हो रहा है, उस वैल्यू को उस लिस्ट तक भेजना है, तब हमें मेथड की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसी लिस्ट के अंदर बैठ के लूप चला रहे हैं, हमें मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ध्यान से सुनो मेरी इस बात को सब। यहां पे ये जो लिस्ट है बी, ये जो आई था इसको एज इट इज यहां पे लेकर रख, मेथड नहीं रख रहा हूं मैं, अपेंड नहीं रख रहा हूं, बस आई रख रहा हूं, क्योंकि आई प्रिंट करना था। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बस एक स्पेस, और ये जितना आपने कॉपी किया उसको पेस्ट। सर इस कॉलन को क्यों नहीं किया? सर ये कॉलन तब प्रिंट होता है जब इंडेंटेड ब्लॉक हो। ये यहाँ पे इंडेंटेशन की जरूरत है क्या? नहीं है, सिंगल लाइन में ये लिखा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए यहाँ पे इंडेंटेड ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये कॉलन भी नहीं आता। क्लियर है? अगर सर मैं इसको चला देता हूं शिफ्ट एंटर प्रेस करके, तो बी के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और बी में आपको 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू देखने को मिलेगी। यही है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया?
किसको नहीं समझ में आया ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज बताएं। आ गया सर आपको? चलो आगे पढ़ते हैं गाइस। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार मीटिंग रिज्वाइन करो आप लोग सब।